तो आज हम एक ऐसी विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधा हमारे भविष्य से जुड़ा है। 2027 की भारतीय जनगणना। ये ना सिर्फ लोगों की गिनती करने का कोई साधारण काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो भारत के सामाजिक और राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आज के इस विश्लेषण में हम जनगणना के इतिहास, भारत के इस पहले डिजिटल बदलाव और उस गर्मागर्म जातिगत बहस को डीकोड करेंगे जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर सरकार को यही ना पता हो कि देश में असल में कितने लोग रहते हैं, तो क्या देश सही तरीके से चल सकता है? मतलब कौन गरीब है, किसे रोजगार चाहिए, किस इलाके में स्कूल या अस्पताल की सबसे ज्यादा जरूरत है। सटीक डेटा के बिना नीतियां आखिर बनेंगी कैसे? सच कहूं तो किसी भी विशाल देश के लिए ये डेमोग्राफिक डेटा एक कंपास की तरह काम करता है। इसी से तय होता है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो आइए भाग 1 पर चलते हैं, जनगणना का इतिहास और इसका महत्व। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जनगणना, या जिसे हम सेंसस कहते हैं, वो असल में है क्या। देखिए, ये कोई आम सर्वे नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक कार्यों में से एक है। एक ऐसा ऑफिशियल प्रोसेस जहां सरकार देश के हर एक व्यक्ति की जानकारी जुटाती है। इसमें सिर्फ कितने लोग हैं ये नहीं गिना जाता, बल्कि उनकी उम्र, शिक्षा, रोजगार, घर और उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब हर वो चीज जो देश की असली तस्वीर दिखा सके, उसका पूरा डेटा इकट्ठा किया जाता है। और इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो भारत में पहली आधुनिक जनगणना 1881 में अंग्रेजों के समय हुई थी। उसके बाद से हर 10 साल में ये होती रही। इसमें 1931 का साल बहुत खास है, क्योंकि ये आखिरी बार था जब सभी जातियों की पूरी डिटेल में गिनती हुई थी। खैर, आज़ादी के बाद ये सिलसिला चलता रहा और हमारी आखिरी जनगणना 2011 में हुई। 2021 में भी होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से वो टल गई। और अब 2027 में जो होने जा रहा है वो एकदम नया इतिहास रचेगा, क्योंकि ये होगी भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना। अब जरा इस नंबर 16 पर गौर कीजिए। पूरे 16 साल। जी हाँ, आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी और 2027 आते आते ये फासला पूरे 16 सालों का हो जाएगा। सोचकर देखिए, आज के दौर में जहाँ चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, वहाँ 1.5 दशक तक कोई नया सोशियो इकोनॉमिक डेटा ना होना, ये एक बहुत बड़ा गैप है। पूरी एक जनरेशन बिना नए डेटा के बड़ी हो गई है। पुरानी जानकारियों पर पॉलिसी बनाना मतलब हवा में तीर चलाना, और इसीलिए ये 2027 वाली गिनती बहुत बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, 2027 पहली डिजिटल जनगणना। तो ये इतना बड़ा काम होगा कैसे? इसे 2 मुख्य चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में पूरा फोकस होगा घर और मकानों पर, मतलब मकानों की हालत कैसी है, वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, वो सब। फिर दूसरे चरण में और गहराई में जाकर लोगों का सामाजिक और आर्थिक डेटा जमा किया जाएगा। और क्योंकि हम डिजिटल युग में हैं, तो इस बार डेटा इकट्ठा करने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा और साथ ही खुद अपनी जानकारी भरने का, यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का ऑप्शन भी दिया जाएगा। अब देखिए, जब भी कोई नई तकनीक आती है तो फायदे और नुकसान दोनों साथ लाती है, राइट? डिजिटल सिस्टम के फायदे तो एकदम साफ हैं। काम तेजी से होगा, इंसानी गलतियां कम होंगी और डेटा का एनालिसिस बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन चिंताएं भी अपनी जगह बिल्कुल जायज हैं। सबसे बड़ा सवाल तो डेटा प्राइवेसी का है। क्या 1 अरब से ज्यादा लोगों का डेटा एकदम सेफ रहेगा? उसके दुरुपयोग का डर तो बना ही रहता है। फिर ग्रामीण इलाके भी हैं जहां आज भी डिजिटल साक्षरता उतनी नहीं है। वहां लोग खुद अपनी जानकारी ऐप पर कैसे भरेंगे? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत जैसा विशाल और इतनी डाइवर्सिटी वाला देश पूरी तरह से एक डिजिटल जनगणना के लिए तैयार है? 1 अरब से ज्यादा की आबादी को बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे गिन लेना, भाई ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और इस तकनीकी चुनौती के साथ साथ एक और मुद्दा जुड़ा है जिसने राजनीति का पारा एकदम हाई कर दिया है। और वो मुद्दा है भाग 3, जातिगत जनगणना का विवाद। इस पूरी बहस में ये साल 1931 सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ एससी और एसटी कैटेगरी की गिनती तो बाकायदा होती रही है, लेकिन पूरे देश में हर एक जाति की एकदम सटीक और डिटेल में जो गिनती हुई थी ना, वो आखिरी बार 1931 में ही हुई थी।
मतलब करीब एक सदी बीत चुकी है और हमारे पास आज भी ये पुख्ता डेटा नहीं है कि किस जाति की असल आबादी आखिर है कितनी। और सच कहें तो यही वो ऐतिहासिक कमी है जिस पर यह भारी भरकम बहस टिकी है। इसे दोनों तरफ से समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ से बहुत ही मजबूत डिमांड आ रही है कि भाई जब तक असल नंबर नहीं पता होंगे तब तक संसाधनों और आरक्षण का सही और न्याय संगत बंटवारा कैसे होगा। पॉलिसी बनाने के लिए तो सटीक डेटा चाहिए ही चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये गंभीर चिंता भी जताई जा रही है कि अगर हर जाति को अलग अलग गिनना शुरू किया तो समाज में जातिवाद की खाई और गहरी हो जाएगी, जिससे हमारे समाज का ताना बाना बिगड़ सकता है। दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। अब इस डेटा का सीधा असर कहाँ पड़ता है, आइए देखते हैं भाग 4, सत्ता और राजनीति का गणित। अगर इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में समझना हो तो बस ये बात याद रखिए, ये सिर्फ डेटा नहीं बल्कि सत्ता का गणित है। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत की राजनीति में जाति हमेशा से एक डिसाइडिंग फैक्टर रही है। किसको चुनाव का टिकट मिलेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सब बहुत हद तक इसी पर टिका होता है। तो ये जो नया डेटा आएगा ना, वो सिर्फ कागज पर लिखे कुछ नंबर नहीं होंगे, वो राजनीतिक सत्ता हासिल करने का एक बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट होगा। जमीनी राजनीति में इससे बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। अभी तक पार्टियां सिर्फ अनुमान या अंदाजे के भरोसे रणनीतियां बनाती थीं, लेकिन अब राजनीति पूरी तरह से इस पक्के डेटा पर चलेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी राज्य में ओबीसी आबादी अनुमान से कहीं ज्यादा निकल आती है, तो जाहिर है कि आरक्षण बढ़ाने की मांग तुरंत तेज हो जाएगी। या अगर किसी छोटी जाति के नंबर उम्मीद से ज्यादा निकले तो पार्टियां उन्हें लुभाने के लिए रातों रात नए गठबंधन बना लेंगी। मतलब आगे चलकर सारे चुनावी भाषण और रणनीतियां इसी एक डेटाबेस के इर्द गिर्द घूमेंगी। लेकिन इन सबके बीच आम इंसान का क्या? भाग 5, आम नागरिक पर असर। शायद कभी कभी लगे कि ये सब तो राजनीति है, इससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन सच तो ये है कि जनगणना का डेटा सिर्फ सरकारी फाइलें नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तय करता है। इसी डेटा से तय होता है कि नया स्कूल कहाँ बनेगा, किस इलाके में नया अस्पताल खुलना चाहिए, कहाँ सड़क या पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है और सरकारी राशन कितने लोगों को मिलना चाहिए। एक बात सोचिए, क्या 16 साल पुराने नाप के हिसाब से आज के लिए कपड़े सिलवाए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना। तो पुराने डेटा से आज के देश को चलाना भी वैसा ही है। अगर डेटा सटीक नहीं होगा तो उसका सबसे सीधा नुकसान उसी आम नागरिक को होगा जिसे मदद की सबसे ज्यादा दरकार है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक आखिरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या जनगणना 2027 भारत को पूरी तरह बदल देगी? ये जो विशाल डिजिटल गिनती होने जा रही है, ये सिर्फ लोगों को गिनने की कोई आम कवायद नहीं है। ये आने वाले कई दशकों के लिए हमारे देश का एक नया आईना होगी। ये सत्ता के संतुलन को, आरक्षण की राजनीति को और हमारे विकास की दिशा को हमेशा के लिए नया रूप दे सकती है। इस महाअभियान पर नजर बनाए रखना सच में बहुत दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।